नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। आज हम तुलनात्मक साहित्य क्यों जरूरी है इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं भारत विभिन्न भाषाओं और संस्कृति का देश है। प्रदेश की संस्कृति वहाँ के भाषिक साहित्य में निहित रहती है। उस संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर एकता की अनुभूति से तभी जोड़ा जा सकता है जब अधिक से अधिक लोग उससे परिचित हों। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन समालोचना की एक नई संकल्पना है। तुलनात्मक अध्ययन से मानव का सीमित ज्ञान क्षेत्र विस्तृत बन जाता है और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में भाषिक, साहित्यिक या प्रादेशिक बंधनों की बाधा उत्पन्न नहीं होती। साहित्य में लगभग भाषाओं में भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें मानवीय विचार मुख्य होते हैं। तुलनात्मक अनुसंधान में इन्हीं की तुलना की जाती है। तुलनात्मक अनुसंधान की दृष्टि तटस्थ तथा वस्तुनिष्ठ होती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है साहित्य की अलग कृतियों में समानता या विषमताओं की खोज करना, मीमांसा करना, उनके कारक घटकों को तलाशना। आज मनुष्य को विश्व की साहित्यिक चेतना से अवगत होने की आवश्यकता है। इसलिए आज तुलनात्मक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तुलना शब्द उपरोक्त सरल अर्थ से हटकर शोध के क्षेत्र में एक विशिष्ट, निश्चित एवं संकुचित अर्थवाची हो गया है। इसे भाषा विज्ञान में अर्थ संकोच कहा जाता है। तुलना करते समय किन्हीं दो वस्तुओं में 100% तुलना समानता संभव नहीं है। अतः तुलना में कुछ विषमता, असमानता एवं विपरीतता भी सह जाती है। वैषम्यमूलक अध्ययन भी तुलनात्मक अध्ययन का एक अंग है। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत किन्हीं दो समकालीन या विषमकालीन समान गुणात्मक प्रतीत होने वाली कृतियों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दो युगों, दो भाषाओं एवं दो व्यक्तियों का हो सकता है। इसलिए यह अध्ययन गंभीर, वैज्ञानिक, तटस्थ, सांगोपांग एवं निष्कर्ष मूलक होना चाहिए। अनुसंधान के समान तुलनात्मक साहित्य तथा तुलनात्मक अनुसंधान पश्चिम से आया हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन को अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तुलना के विषय में लिखा है, तुलना किन्हीं दो वस्तुओं के समान गुणों एवं अंतरों का उद्घाटन या प्रस्तुतिकरण अथवा इन्हीं विशेषताओं का संयोजन है। तुलना कभी कभी आरंभ में संभावनापूर्ण लग सकती है, पर अंततः उससे कुछ भी सिद्ध न हो सके, यह भी होता है। देखिए, यह परिभाषा तुलना प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तुलना में वस्तुओं का साम्य, वैषम्य मिलना निश्चित नहीं मानती। प्रसिद्ध विश्वकोशकार वेबस्टर ने तुलना के अर्थ और आशय को बहुत विश्वसनीय ढंग से स्पष्ट किया है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के समान एवं असमान तत्वों को ज्ञात करने के लिए उन्हें साथ रखकर परीक्षित करना। दो वस्तुओं की असमानता की मात्रा का पता लगाने के लिए भी तुलना की जाती है। दो वस्तुओं के साम्य वैषम्य की निष्पक्ष जांच के लिए तथा निष्कर्ष प्राप्ति के लिए भी तुलना की जाती है। डॉक्टर नगेंद्र तुलनात्मक साहित्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, तुलनात्मक साहित्य जैसे नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन प्रस्तुत करना। तुलनात्मक साहित्य एक प्रकार का साहित्यिक अध्ययन है जो अनेक भाषाओं को
आधार मानकर चलता है और जिसका उद्देश्य होता है अनेकता में एकता का संधान। इंद्रनाथ चौधरी जी के अनुसार तुलनात्मक शब्द में तुलना की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तुलना में वस्तुओं को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनमें साम्य या वैषम्य का पता लग सके। डॉक्टर सरगू कृष्णमूर्ति तुलना के बारे में लिखते हैं, तुलनात्मक अनुसंधान विभिन्न भाषा साहित्य की कृतियों एवं परिस्थितियों का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करता हुआ विभिन्न भाषाओं एवं क्षेत्रों में ध्वनित मानव जाति के दृश्य एवं मस्तिष्क में परिलक्षित भाव साम्य का समुद्घाटन करता हुआ विश्व मानवता की एकता का निरूपण विश्लेषण करता है। देखिए, कृष्णमूर्ति जी की परिभाषा तुलना के एक उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से विश्व मानव की एकता स्पष्ट होनी चाहिए, इस पर बल देती है। इन परिभाषाओं में साम्य और वैषम्य पर अधिक बल दिया गया है। इसमें तुलना वस्तुओं से तात्पर्य दो कृतियों, लेखकों, साहित्यिक प्रवृत्तियों, विचार प्रणालियों आदि का साम्य वैषम्य निहित है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर तुलनात्मक साहित्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। तुलनात्मक साहित्य साहित्यिक समस्याओं का वह अध्ययन है जहां एक से अधिक साहित्यों का उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में प्रत्येक अध्याय या पृष्ठ में तुलनात्मक होने की आवश्यकता नहीं, पर उसकी दृष्टि, उद्देश्य तथा कार्यान्वयन को तुलनात्मक होना चाहिए। यहाँ एक से अधिक से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं, रचनाकारों, कृतियों, युगों, प्रवृत्तियों से है। भाषा, देश, युग, रचनाकार, कृति, प्रवृत्ति के अनुसार तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के व्यापक तथा सीमित स्वरूप में अंतर आता है। तुलना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने लिखा है, किन्हीं दो वस्तुओं में 100% तुलना समानता सहज नहीं है, अतः उसमें कुछ विषमता, असमानता एवं विपरीतता भी सहज हो जाती है। वैषम्य मूलक अध्ययन भी तुलनात्मक शोध का एक अंग है, परंतु इससे साम्य मूलक ज्ञानवर्धन न होकर वैषम्य मूलक ज्ञानवर्धन ही होता है। तुलनात्मक साहित्य में साम्य वैषम्य का उद्घाटन कर अध्येता को दोनों विषयों की पूर्ण प्रकृति और सीमाओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन की पूर्णता तथा वैज्ञानिकता के लिए कृतियों पर पड़े प्रभावों एवं साम्य वैषम्य के कारणों का अन्वेषण करना पड़ता है। डॉक्टर पी आदेश्वर राव तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। तुलनात्मक शोध का स्थूल रूप वह है जिसमें एक ही साहित्य के या भिन्न साहित्य के दो युगों या दो प्रवृत्तियों के वर्ण विषय, काल विभाजन, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां और उनके अंतर्गत आने वाले कवियों तथा उनसे प्रयुक्त छंदों एवं अलंकारों आदि का उल्लेख हो। सूक्ष्म रूप में आलोच्य साहित्य में किस प्रकार मानव के उच्चतर मूल्यों, विचारधाराओं, चिंतन प्रणालियों तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्ति मिली है आदि का समावेश हो। डॉक्टर पी आदेश्वर राव तुलनात्मक शोध के स्थूल रूप को केवल तथ्यों का संकलन एवं सत्य के उद्घाटन में सहायक मानते हैं। उनके अनुसार शोध का सूक्ष्म रूप तुलनात्मक अध्ययन की आत्मा होती है। तुलनात्मक साहित्य के कुछ लक्षण सामने आते हैं। नंबर 1, तुलनात्मक साहित्य साहित्य की सार्वभौम संकल्पना है
जो साहित्य को राष्ट्रीय तथा भाषिक सीमाओं से परे उसके समग्र रूप में ग्रहण करती है। नंबर 2, यह साहित्य के बाह्य रूपों को महत्व न देकर उसके आंतरिक तत्वों को ही रेखांकित करता है। नंबर 3, सभी प्रकार के पूर्वग्रहों से अविकृत सभी प्रकार की मूल्यवान मानव अनुभूतियां उसकी विषय वस्तु है और उसकी अभिव्यक्ति का निर्माण सार्वभौम भाषिक रूपों से होता है। नंबर 4, भिन्न साहित्य के जातीय, सामाजिक, राजनीतिक एवं भाषिक रूप भेदों से तो इसका कोई संबंध नहीं रहता है। और नंबर 5, तुलनात्मक साहित्य का आविर्भाव अनेकता में एकता के संधान की भावना से प्रेरित अनेक साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। तुलनात्मक शोध विषयों का वर्गीकरण देखें बिना उसके स्वरूप में पूर्णता नहीं आ सकती। तुलनात्मक शोध पद्धति के विद्वानों द्वारा अनेकानेक प्रकार दिए गए हैं। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति के अनुसार साहित्यिक तुलना, भाषा वैज्ञानिक तुलना तथा सांस्कृतिक तुलना महत्वपूर्ण है। डीपी आदेश्वर राव एवं ई मोहनदास 3 प्रकारों में तुलनात्मक विषयों का वर्गीकरण करते हैं। एक, भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन। विषय की सीमा के अनुरूप इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, 2 लेखकों या कवियों की तुलना, जैसे कबीर और जायसी के रहस्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2, 2 प्रवृत्तियों की तुलना, जैसे द्विवेदी युगीन कविता और छायावाद का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 3, 2 युगों की तुलना, जैसे हिंदी के भक्तिकाल और रीतिकाल के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2, एक भाषा साहित्य का अन्य साहित्यों पर प्रभाव। यह प्रभाव 3 रूपों में प्रदर्शित होता है। नंबर 1, एक साहित्य का दूसरे साहित्य पर प्रभाव, जैसे हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव। नंबर 2, एक साहित्यिक व्यक्तित्व का अन्य साहित्यों पर प्रभाव, जैसे हिंदी कवियों पर रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव। और नंबर 3, एक साहित्य प्रवृत्ति या काव्यधारा का दूसरे साहित्य की प्रवृत्ति या काव्यधारा पर प्रभाव, जैसे अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद पर छायावाद का प्रभाव। और 3, 2 या उससे अधिक साहित्यों का तुलनात्मक शोध। विषय सीमा के अनुसार इसके अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। नंबर 1, 2 लेखक अथवा कवियों की तुलना, जैसे संत कबीर और भक्त तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 2, 2 विशिष्ट कृतियों की तुलना, जैसे कंब रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 3, 2 प्रवृत्तियों या युगों की तुलना, जैसे हिंदी और बंगला के वैष्णव कवियों का तुलनात्मक अध्ययन। और नंबर 4, किसी साहित्यिक विधा की तुलना, जैसे हिंदी और तेलुगु नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। इन तीनों प्रकार के अध्ययन में प्रथम तो एक साहित्य के अंतर्गत तुलना होने से उसका महत्व भी उसी साहित्य तक सीमित रहता है। दूसरे प्रकार में तुलनात्मक अध्ययन से एक साहित्य का प्रभाव अन्य साहित्यों के दृष्टिकोणों, भावों, विचारों एवं चिंतन प्रणालियों पर किस प्रकार पड़ता है और ऐसे प्रभावित साहित्य के प्रांत की संस्कृति तथा सभ्यता में किस प्रकार परिवर्तित हुई है, स्पष्ट होता है। तीसरे प्रकार में तुलनात्मक अध्ययन अपने समग्र रूप में प्रकट होता है। इसमें अनुसंधाता को 2 साहित्यों का समुचित अध्ययन करना पड़ता है। साथ ही साहित्यिक प्रदेशों की संस्कृति, सभ्यता एवं वातावरण का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। तुलनात्मक अध्ययन के बारे में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भाषाविद
अध्ययन सुविधा के लिए कितने भी प्रकार क्यों न करें, तुलना के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। सभी विषयों पर तुलना कर सकते हैं या सभी में तुलना के विषय आ सकते हैं, जिससे ज्ञान की पूर्णता ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।